हाँ जी। सो हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है, एक बार ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताना कितनी आ रही है। 650। हाँ जी। सेल्स लॉस्ट हमने कैलकुलेट किया है, अगेन प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट किया है। हमने बोला 4,30,000 घंटे काम करने पर अगर सेल वैल्यू आ रही थी 83,03,300, तो अगर एडिशनल 1,15,000 घंटों के लिए भी काम हो जाता तो एडिशनल सेल वैल्यू भी हाथ में आ जाती। बट वो बात तो असली में यही है ना, ड्यू टू लेबर टर्नओवर वो 1,15,000 घंटे काम हमारा हो नहीं पाया, कम काम हुआ है। तो कितनी सेल वैल्यू कम हो गई, कितनी सेल वैल्यू लॉस्ट हो गई, बताइए जी। सेल्स लॉस्ट का लॉजिक क्लियर हो गया, कैसे आ रही है प्रोपोर्शनेटली। अब सेल्स लॉस्ट से मुझे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट की तरफ आना है, बताओ कैसे आ सकते हैं। पीवी रेशो मल्टीप्लाई करोगे, पीवी रेशो मल्टीप्लाई करोगे। लिखो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। 2220650 मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो कितने बचे, 20%। कितना आ रहा है आपके पास आंसर, 4,44,130। चलिए। हाँ जी। कौन सा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट वाला, सेल्स लॉस तक पहुंच गए हो। अच्छा, हमने कॉन्सेप्ट लिखा था बुक में, कंट्रीब्यूशन लॉस इज इक्वल टू सेल्स लॉस मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। बिल्कुल वही चीज देखो अब यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो, फिर सेल्स लॉस्ट इंटू 20% करके कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ गया। चलिए जी, जो रिक्वायरमेंट वाली लाइन है उससे पहले एक फ्रेज है, वो फ्रेज कोई बच्चा रीड करके बताना। हाँ जी, क्वेश्चन की प्लीज लास्ट लाइन पढ़ना। अज्यूमिंग दैट, क्या थी लास्ट लाइन, potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices। कह रहे हैं जो आउटपुट का नुकसान हो गया लेबर टर्नओवर की वजह से, अगर वो आउटपुट बनता तो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पर ही बिकता। कहने का मतलब उसके लिए भी एप्लीकेबल पीवी रेशो सेम ही होती। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, एज लॉन्ग एज पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहता है, पीवी रेशो तो हमेशा सेम ही रहती है। तो ये लाइन खैर ना भी बोलते तब भी हमने पीवी रेशो अप्लाई कर ली थी 20%। बट आपको इस लाइन की सिग्निफिकेंस समझ में आ गई कि अगर जो आउटपुट असली में बना उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट हुई थी 20%, अगर आउटपुट लॉस्ट है उसके लिए भी पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन 20% के हिसाब से ही थी। चलिए, अब हमारी मेन स्टेटमेंट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट, यहां तक तो वर्किंग नोट चल रहे थे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट, सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 3, जो आपने मुझे बताई थी 444,130। और उसके बाद वो चार खर्चे जो लास्ट पैराग्राफ में अवेलेबल है वो लिखो, और टोटल प्रॉफिट लॉस्ट मुझे बता दो। अज्यूमिंग पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट, देखो कह रहे हैं पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। इसका क्या मतलब है कि जो आउटपुट बन सकता था ना बन पाया लेबर टर्नओवर की वजह से। अगर बनता तो वो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पर ही बिकता। हमें नहीं पता एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस क्या है पर यूनिट, राइट। बट अगर बनता तो सेम सेलिंग प्राइस पर ही बिकता, मतलब इशारा है कि उसके लिए पीवी रेशो भी सेम ही होती। सेलिंग प्राइस सेम मतलब पीवी रेशो सेम, ऐसे समझ। पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस, हाँ अगर वो जो आउटपुट जो लॉस्ट हो गया है, लॉस्ट ना होके अगर बन भी जाता
तो उसके लिए भी पीवी रेशो 20% ही। हाँ जी, बाकी चारों खर्चे ऐड करके आपके पास टोटल प्रॉफिट लॉस्ट 5,57,900। चलिए जी, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। नाइन, सॉरी, नाइन, 5,57,930, बिल्कुल ठीक है, 557,930। ऑल राइट। कंप्लीट कर लीजिए। ओके। um किस किस बच्चे के पास वो पिछले बैच वाली बुक है, मरून वाली? रचना आपके पास है, बाकी सबके पास तो न्यू बुक ही है, राइट? और एक आई थिंक आकांक्षा बेटा आपके पास भी मरून वाली बुक है। फर्क क्या है, ध्यान से सुनना, लेबर चैप्टर में सिर्फ एक फर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चा, पिछले वाली बुक में ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, नई वाली बुक में ये क्वेश्चन सेम फिगर्स, बट अब केस स्टडी के तौर पे है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। रचना बेटा एंड आकांक्षा बेटा, आप लोग ध्यान से बात सुनो। ये केस स्टडी आईसीआई स्टडी मटेरियल से ही उठाई गई है। तो अगर आपको कल को ऐसे लगे नहीं मैम ने नया क्वेश्चन डाला है, नया क्वेश्चन अगर कोई डाला भी है तो कहाँ से डाला है? आईसीआई मॉड्यूल से। आपके पास अगर मई 25 एंड ऑनवर्ड्स का मई आईसीआई मॉड्यूल है तो अच्छी बात, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन के लिए नया मॉड्यूल खरीदने की जरूरत नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली रचना, यू एंड आकांक्षा, बाकी सबके पास लेटेस्ट बुक ही है। कोई कोई इतना फर्क है ही नहीं बच्चे। लेबर चैप्टर में सिर्फ इसी क्वेश्चन का फर्क है, बाकी सारा लेबर चैप्टर आपके लिए सेम है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार सभी लोग अपने लेवल पर पढ़ो, पढ़ो उसको एक बार, फिर से हम सॉल्व करेंगे। एम्प्लॉय एट्रिशन, एट्रिशन मतलब टर्नओवर। एट्रिशन रेट मतलब टर्नओवर रेट। आप एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, क्या क्या पूछा है वो भी पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ लिया एमसीक्यूज भी। देखिए चलो एमसीक्यूज की बात करते हैं। आपको बुक में हर एक चैप्टर में एक एक केस सिनारियो, एक एक केस स्टडी तो मिलेगी ही मिलेगी, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल ओनली। बच्चे ऐसा है, क्लास वर्क में तो चलो हमें पता है हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब आपके सामने एग्जाम होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू बुकलेट हमको रीडिंग टाइम में नहीं मिलती है। आपका अगर एग्जामिनेशन टाइम है 2 से 5, तो आपका रीडिंग टाइम कब स्टार्ट होगा? 1:45 पर। 1:45 पर आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर ही आएगा। एमसीक्यू बुकलेट आपको आंसर शीट के साथ 2 बजे ही मिलेगी, मतलब उसको पहले से रीड करने का टाइम नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जब हमने 15 मिनट में रीडिंग टाइम ले लिया डिस्क्रिप्टिव का, तो हम अपना अटेम्प्ट की शुरुआत भी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन से ही करते हैं। ये नहीं होता कि हाँ जी हाथ में एमसीक्यू बुकलेट आ गई, क्यूरियोसिटी आ जाती है कई बार ना कि अच्छा देखें एमसीक्यू कैसे आया, नहीं जी उसको रीड करने में टाइम नहीं वेस्ट करना। हमने क्या करना है, शुरू का 1 घंटे में वो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन सॉल्व करना है जो हमने रीडिंग टाइम में सिलेक्ट कर लिया कि ये क्वेश्चन मुझे बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से आते हैं, मेरे फटाफट भी हो जाएंगे, फटाफट से सॉल्व कर लो। तो वह 1 घंटे में वो 40 नंबर का, 45 नंबर का या 35 नंबर का पेपर जो भी आपका है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जब 1 घंटा बीत जाता है, कंफर्टेबल वाला डिस्क्रिप्टिव सेक्शन कर चुके हो, उसके बाद आप उठाओगे एमसीक्यू बुकलेट। और एमसीक्यू बुकलेट में एटलीस्ट मैं अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर पैटर्न की बात करूं, तो आपके वो मैंने कल भी डिस्कस करवाया था। ये देखो, ये छोटे छोटे 2 मार्क्स के इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं, पहले इनको सॉल्व करो। ठीक है जी, तो 10 नंबर ये हाथ में आ गए और क्विकली हाथ में आएंगे आपके लिए। उसके बाद जब केस स्टडी सामने आती है, केस स्टडी को रीड करने से पहले उसके क्वेश्चन रीड करो। केस स्टडी को रीड करने से पहले क्वेश्चन रीड करो, आइडिया लगता है कौन से चैप्टर से आई है, कौन से टॉपिक से पूछी गई है, और उसके बाद उसको रीड करो। होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आगे जाके कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें ना फीफो मेथड भी एप्लीकेबल होता है और वेटेड एवरेज मेथड भी एप्लीकेबल होता है। तो ना केस स्टडी में बस पेजेस वेस्ट करने के लिए, बच्चे का टाइम वेस्ट करने के लिए ना, शुरू में उन्होंने 2 पैराग्राफ में तो ना ऐसे बोला, फीफो के ये फायदे नुकसान, फिर एवरेज के ये फायदे नुकसान, और जहां पे वो 5 एमसीक्यू शुरू हो रहे थे उसके ऊपर लिखा, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग फीफो। तो सोचो, जो ऊपर वेटेड एवरेज मेथड को लेकर कहानी उन्होंने बताई थी वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो जब हमें पहले से ही पता है, अगर हमने एमसीक्यू पहले से ही पढ़ लिए हैं, मुझे पता है फीफो मेथड के हिसाब से सॉल्व करने हैं, सो आई विल नॉट गेट कंफ्यूज देयर कि यार वेटेड एवरेज भी लगाना है, फीफो भी लगाना है, परेशान नहीं होते। ठीक है जी। तो उस हिसाब से करना है। एंड मैं अगर इस सब्जेक्ट की बात करूं, किसी देखिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो एमसीक्यू आंसर करना फटाफट वाला काम है, बट एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आप ये ना सोचिए कि जस्ट बिकॉज इसे इट इज एमसीक्यू, जस्ट बिकॉज द आंसर नीड्स नॉट टू बी प्रेजेंटेड, हमको एक सर्कल ही फिल करने हैं तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। यस टाइम बचेगा, टाइम किस चीज का बचेगा, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन करने का, बट वर्किंग्स का टाइम नहीं बचने वाला। आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन ने हमसे एक रिक्वायरमेंट हमसे क्या पूछी है, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस्ट बाय कंपनी। दिस इज द अल्टीमेट आंसर। और अल्टीमेट आंसर पर आने के लिए आपको सारे वर्किंग नोट्स पीछे के बनाने ही बनाने हैं। बस वो बात अलग है, जल्दी जल्दी बना लोगे पेपर में, रफ वर्क में सॉल्व कर लोगे, बट हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा सकते कि हमारा ओरली आंसर हो जाएगा। कभी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ये ना सोचना हम ओरली एमसीक्यू को आंसर कर पाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न वर्किंग उसके इन्वॉल्व होगी। फर्क ये है, वो आपने अपने मतलब की वर्किंग है, रफ स्पेस में करनी है, नीड नॉट टू बी प्रेजेंटेड, बस ये फर्क है। ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जब मुझे पता है मेरे को अल्टीमेट आंसर देना है प्रॉफिट लॉस का, तो प्रॉपर वर्किंग पर जाना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, training period of new recruits is 50,000 hours. During this period, their productivity is 60% of experienced workers. Time required by an experienced worker is 10 per unit. इसी पॉइंट को पकड़कर हमारा सबसे पहला वर्किंग नोट भी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वर्किंग नोट नंबर 1। वैसे तो वर्किंग अगेन एमसीक्यू है तो वर्किंग नोट नहीं चाहिए, बट स्टिल काम प्रॉपरली करना सीखेंगे। हमने ब्रॉडली लिखा, इन ट्रेनिंग पीरियड, कॉमा, आउटपुट दैट could have been produced by experienced worker। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, आउटपुट जो बन सकता था, और कौन बनाने वाला, कौन होता, एक्सपीरियंस्ड वर्कर। तो बताओ, ट्रेनिंग पीरियड जो 50,000 घंटों का है, उसमें अगर एक्सपीरियंस वर्कर काम करता और उसके काम करने की स्पीड कितनी है, 10 आवर्स पर यूनिट, तो कितने यूनिट बन सकते थे, 5,000 यूनिट्स। ये तो हो गया आउटपुट जो बन सकता था। अब लिखोगे एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय न्यू रिक्रूट्स। एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय न्यू रिक्रूट्स। इन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात की हुई है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, 60%। बच्चे प्रोडक्टिविटी का मतलब या एफिशिएंसी का मतलब उसी टाइम में
अब न्यू रिक्रूट कितना आउटपुट बना सकते हैं जी? जितना एक्सपीरियंस वर्कर बना सकता था उसका 60%, यानी कि इनका आउटपुट कितना असली में बना? 3000 यूनिट्स। तो हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया आउटपुट लॉस्ट इन ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में ही ड्यू टू स्लो स्पीड कितना आउटपुट लॉस्ट हो गया? 2000 यूनिट्स। काम तो न्यू वर्कर्स ने भी किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने काम कर रहे हैं, बट उनके काम करने की स्पीड स्लो है। 50,000 घंटों में वो कम ही आउटपुट बना रहे हैं। ठीक। अच्छा, एक अब वर्किंग नोट नंबर 2। बच्चे एक पॉइंट छोड़कर थर्ड पॉइंट पढ़ना। कुछ पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट है। कितने हैं? 1 लाख। अब सोचो, अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो 1 लाख घंटों में काम होता, और काम करने वाला कौन होता? एक्सपीरियंस वर्कर, जिसकी स्पीड है 10 पर यूनिट। तो कितना आउटपुट लॉस्ट हो गया उस वजह से भी? 10,000। लिखो, आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट। आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट। आवर्स लॉस्ट है 1 लाख, काम होता 10 आवर्स पर यूनिट की स्पीड से, तो ये आउटपुट लॉस्ट है 10,000 यूनिट्स। ठीक। हेंस टोटल आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर कितने यूनिट्स लॉस्ट? 12,000 यूनिट्स लॉस्ट। 2,000 तो स्लो स्पीड की वजह से, तब काम हो रहा था बट स्लो स्पीड से, और 10,000 तो काम ही नहीं हुआ। चलिए, अब जहां आपके पास आउटपुट लॉस्ट यानी कि यूनिट्स लॉस्ट आ गया, बच्चे अब आप सेल्स लॉस्ट के कॉन्सेप्ट पर आ सकते हो। क्वेश्चन ने हमें सेल्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है, सोचो, पढ़ के बताओ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताया, ठीक है, तो सेल्स वैल्यू लॉस निकाल लो। 12,000 यूनिट का नुकसान हो गया। पर यूनिट सेलिंग प्राइस 180। कितनी सेल वैल्यू लॉस्ट? 21 अब बताओ, सेल्स लॉस से हमारा क्या काम, हमने क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। अब चलिए, मैं तो कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं तो इसे आज डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने तो प्रॉपर्ली लिखा सेल्स लॉस्ट इनटू पीवी रेशियो। बट ऑफ कोर्स जब आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, फिर फटाफट वर्किंग्स करते हैं बस, पर लिख के करनी होती है ये बात। पीवी रेशियो कितनी है? 20%। तो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस कितनी आ गई? 4,32,000। बताइए जी, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस आ गया। आप सोचो, फर्स्ट पॉइंट हमने टेकअप कर लिया, सेकंड पॉइंट अभी मेरा पेंडिंग चल रहा है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट। हाँ जी, सेकंड पॉइंट पढ़ना। 20% of output during training period was defective and cost of rectification of defective unit was 25. So number of defective units निकाल लो। कह रहे हैं जो आउटपुट ट्रेनिंग पीरियड में बना उसके 20% तो डिफेक्टिव ही निकला। तो जी ट्रेनिंग पीरियड में कितना आउटपुट बना? 3,000 जो बना, मतलब एक्चुअल 3,000 यूनिट्स। 3,000 में से 20% यूनिट्स तो डिफेक्टिव निकले, यानी कि 600 यूनिट्स, और उनके ऊपर लगेगी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। पर यूनिट रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है 25, तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट आ गई 15,000। ये प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बनेगी। अग्री विद दिस? लेबर टर्नओवर ना होती तो गलतियां ना होती, ये खर्चा बच जाता। चले जी, उसके बाद मेरे पास थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ सिक्स सेवन तो डायरेक्टली हमारे खर्चे जुड़ने हैं प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन में। चलो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके बताओ।
एक तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ जाएगा, एक रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, फिर ये लास्ट के 3 खर्चे, प्रॉफिट लॉस्ट बताओ। 9 लाख। शालिनी ये कड़क आंसर बताते हुए, ये कड़क आंसर आता है, ऐसा तो कॉन्फिडेंस भी आता है ना, सही है। अगर ये आता पॉइंट्स में 842936, तो शालिनी एकदम धड़ से ना बताती, फिर रुक के बताती वो थोड़ा सा, मे बी। 9 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 3, 4,32,000। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर 4, 15,000, और वो 3 खर्चे। प्रॉफिट लॉस्ट बिल्कुल सही बताया आपने, 9 लाख। हाँ जी, डन। चलिए, अब बच्चे, जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन थे इस केस स्टडी के, वो आंसर कर देते हैं वेरी क्विकली। अब तो पूरा क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर चुके हैं, जो इनको पूछना पूछो। हाँ जी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर? आंसर क्या? 12,000। 10,000 मत बोल देना, अब 2,000 वो भी लॉस थे ट्रेनिंग पीरियड वाले। हाउ मच लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन? 4,32,000। ए। फिर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डिफेक्टिव यूनिट्स? 15,000। फिर प्रॉफिट लॉस्ट 9 लाख। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ न्यू वर्कर? 2,000। 2,000। न्यू वर्कर को अभी काम करना नहीं आता, इसकी वजह से कितने यूनिट्स लॉस्ट हो गए? 2,000। जो बाकी के 10,000 यूनिट्स लॉस्ट हुए थे, वो तो ये था कि कोई था ही नहीं, न्यू वर्कर भी नहीं था काम करने को। ठीक है, पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स ड्यू टू डिले इन फिलिंग वैकेंसीज, वहां पे तो वैकेंसी ही नहीं फिल होती। ठीक है जी। सो विद दिस हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्न ओवर। इसमें हमने 2 चीजें सीखी, एक तो मेजरमेंट वाली, और आज 2 क्वेश्चन थे आपके प्रॉफिट लॉस्ट वाले। ठीक। कल इसी चैप्टर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट, जो इस चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला टॉपिक है। कल हम वो दिक्कत करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगेन कोई होमवर्क नहीं है, इसी टॉपिक को पैक कर लीजिए, कंट्रोल लेबर टर्नओवर को प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।